बाल गंगाधर तिलक का क्या कंट्रीब्यूशन है इस एथिक्स में, बहुत छोटा सा मैं बात बताऊंगा। देखिए, बाल गंगाधर तिलक का वो स्लोगन आपने सुना होगा, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूंगा, है ना। देखो बच्चा, हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, वो दुनिया कई कलर की रही है। उस जमाने का रंग अलग था, आज का रंग अलग है, बट रंगहीन और गंधहीन ये दुनिया नहीं रही है ना। ये दुनिया रंग से युक्त रही, गंध से युक्त रही, और इसका अपना अपना एक समय के साथ स्वाद भी रहा है। तो स्वादहीन, गंधहीन और रंगहीन दुनिया कभी नहीं रही। औपनिवेशिक सत्ता के दिनों में इसका रंग अलग था, इसकी गंध अलग थी, इसका स्वाद अलग था। लेकिन जो रंग हमें चाहिए, जो सुगंध या गंध हमें चाहिए और जो स्वाद हमें चाहिए, वो नहीं था। और वो था हमारी आज़ादी। आज़ादी के रंग से रंगी हो हमारा भारत, रंगा हो, उसमें जो सुगंध हो आज़ादी की हो, और जो उसका स्वाद हो उसमें अपनेपन की हो, जो जिसका दूर दूर तक नाता नहीं था। ऐसे में बाल गंगाधर तिलक का यह स्लोगन कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे लेकर रहूंगा, यह इस बात का द्योतक है कि जो तुम्हारी दुनिया है, यानी जो औपनिवेशिक सत्ता है, वो अनचाही सत्ता है, नापसंदगी की सत्ता है भारतीयों की दृष्टि से। और इस नज़रिए से इनके कंट्रीब्यूशन को, वैसे तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जाएंगे तो बाल गंगाधर तिलक का बहुत बड़ा एक प्रेरक पक्ष इतिहास में छुपा है, जिसको साहित्य में पढ़ते हैं तो मतलब एक प्रकार से एक्साइटेड हो जाता आदमी, अभिप्रेरित हो जाता, जोश में आ सकता कि किस रुआब से, किस रुतबे से और किस मन विचार आस्था से, किस दृष्टिकोण, किस उपागम से और किस तरीके से मर्दानगी जिसको कहते हैं से अंग्रेजों का सामना करते थे वो लोग। तो इसमें जो भाव है वह यह है कि भैया यह एक लाइन नहीं है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह एक स्लोगन मात्र नहीं है, यह पूरा जीवन दर्शन है। बाल गंगाधर तिलक का जो यह दृष्टिकोण है वह एक लाइन में ही सर्वसिद्ध हो जाता है कि एक मानव को, एक जिंदा इंसान को कि क्या बड़ी ज़रूरत होती है। उसकी ज़रूरत होती स्वतंत्रता, बाध्यता नहीं, गुलामी नहीं। लेकिन दुविधा यह है कि यह उस युग में बोल रहे थे, उस युग में कह रहे थे कि इसमें स्वाद ठीक नहीं है, इसका गंध ठीक नहीं है, इसका रंग ठीक नहीं है। जब हमें हर हाल में उनके रंग, उनके स्वाद, उनके गंध के साथ ही चलने की मजबूरी थी, नहीं तो तोप से, गोले से, बंदूक से, जबरदस्ती से, जोर से, बाजुओं की ताकत से कब कुचल दिए जाएं। अगर उस समय ये ताकत से भरी आवाज़ थी और इतनी बड़ी आवाज़ थी, इतना बड़ा दर्शन था, तो आप समझ लीजिएगा कि जो हमारी नैतिकता है, जब वो उफान मारती है, जब एथिक्स जो है चढ़ाव लेता है, तो अच्छे अच्छे शहर डूब जाते हैं। तो यह बाल गंगाधर तिलक का यह स्लोगन, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे लेकर रहूँगा, यह स्लोगन उस चढ़ाव के साथ, उस ऊंचाई के साथ आगे बढ़ा कि जो अंग्रेज़ों का सूरज था उसको भी इन्होंने डुबो दिया। और 15 अगस्त 47 को वो कथन चरितार्थ हुआ कि हम लेके ही रहेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक का क्या कंट्रीब्यूशन है जो एथिक्स में आप कहीं उपयोग कर सकते हैं, ज़रा एक पैरा अगर आप लिखेंगे तो आपके पास एक लिटरेचर चला जाएगा और बात को मुझे समझाने में
सहायता भी मिलेगी। लाइन लिखिएगा, बाल गंगाधर तिलक टॉक्स या बाल गंगाधर तिलक्स आइडियाज लिख लो। बाल गंगाधर तिलक्स आइडियाज and his works have an important contribution in the Indian Renaissance before independence. आज़ादी के पहले भारतीय नवजागरण में, आज़ादी के पहले भारतीय नवजागरण में, रेनेसेंस का मतलब समझ गए ना, हाँ, नवजागरण, भारतीय नवजागरण में बाल गंगाधर तिलक के विचारों और उनके कार्यों को का कर लीजिए को कार्यों का योगदान या कार्यों का महत्वपूर्ण योगदान है। यह लाइन लिखिए, कार्यों का महत्वपूर्ण योगदान है। बाल गंगाधर तिलक was an Indian nationalist as well as an important Indian thinker. बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रवादी होने के साथ साथ महत्वपूर्ण भारतीय चिंतक भी कहा जाता है, या चिंतक भी थे। तो सिर्फ वो भारतीय राष्ट्रवादी एक नेता ही नहीं थे, वो एक प्रकार से थिंकर भी थे, खूबसूरत एक चिंतक भी थे। ऑन द वन हैंड, एक तरफ, ठीक है, ऑन द वन हैंड ही गेव अ टर्न टू द फाइट फॉर freedom by describing freedom as natural right. Freedom is my birthright. समझ गए? हाँ, ये ट्रांसलेशन समझ रहे हैं आप? वही जो मैं बोला हूं उसी का अंग्रेजी बनाने की कोशिश है ना? बर्थ राइट लिखिएगा। एक तरफ उन्होंने स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार बताकर स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। रोट अ बुक नेम्ड गीता रहस्य, ठीक है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज़ादी की लड़ाई को एक मोड़ दिया, यह लाइन बोल करके उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को ही एक मोड़ दे दिया था, ठीक है। अगर देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक की महानता को आप इतिहास में कई एंगल से देख सकते हैं। जब हम तिलक की बात करते हैं तो एक तो उन्होंने नैसर्गिक, जैसे मानो जस्टिस की बात किया, और नैसर्गिक जस्टिस क्या रही कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। एक नैसर्गिक सिद्धांत समझो, कोई भी व्यक्ति बेड़ियों में रहना नहीं चाहता, पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीन सपने सुख नहीं। इस पे अक्सर आपने छोटी क्लासेस में निबंध लिखे होंगे कि किसी के अधीन रह करके सपने में भी सुख का एहसास नहीं होता, पराधीन सपने सुख नहीं। हम लोग पढ़ते थे, 1993 की बात है, मैं मैनेजमेंट कर रहा था उस टाइम। तो
हमारे एक दूसरे डिपार्टमेंट के शिक्षक थे, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के। तो हम उस समय अखबारों में लिखा करते थे। तो इलाहाबाद के छोटे अखबार, बहुत बड़े अखबार नहीं, उसमें हमारी कुछ कहानियाँ या कविताएं, तब आर्टिकल नहीं लिखते थे। आर्टिकल तो हमने 94-95 में लिखना शुरू किया। तो उस दौर में मेरी किस्से कहानियाँ ऐसे अखबारों में छपते थे। जैसे दैनिक जागरण है तो पत्र पाठक वाला नहीं आता हिस्सा, उसमें छपता था, ऐसे कुछ बातें लिखते थे। बाकी कुछ अखबारों में किस्सा छप जाए, कहानी छप जाए, या ये कविता वगैरह छप जाए। तो वहाँ अखबार आता था तो कई टीचर, अब जैसे छपता था तो हम बताते थे कि सर मेरा ये छपा है, तो वो खुशी मिलती थी और वो लोग बहुत हमको महत्व देने लगते थे। तो उसमें एक सर थे और वो जो है बी एन मिश्रा सर थे, डॉक्टर बी एन मिश्रा, वो साइकोलॉजी के थे। तो वो जो हैं मुझसे बड़े प्रभावित रहते थे, मुझे बहुत अच्छा मानते थे। तो मैं अक्सर जाता था, भले वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं था, लेकिन मैं जब जाता था तो मैं मतलब टाइम निकाल के सर से 1-2 दिन में जाते थे, नमस्कार करने चले ही जाते थे। तो धीरे धीरे मैं उनके घर भी थोड़ा, कभी यूनिवर्सिटी के पास रहते थे या कॉलेज के पास, तो वहीं तो ऐसा 1-2 अवसर आया, उनके घर भी गया। तो वो हमको एक दिन एक किस्सा सुनाए। कहानी की बात हो रही थी, कहानी छपती थी। तो कहानी का शीर्षक था पराधीन सपने सुखनाएं। उस शीर्षक से कहानी क्या बताए, बोले मेरा एक साथी था और वो, जैसे सब लोग गांव से ही आए होते हैं, तो जब वो गांव जाता था तो उसकी जो माँ थी ना, वो जिद करती थी कि मैं तेरे साथ रहूंगी। ठीक है, मतलब गांव से उसको दिक्कत नहीं थी, लेकिन चूंकि ये गांव में रहता नहीं था, तो उसकी माँ की बड़ी दिली इच्छा थी कि मैं अपने बेटे के साथ रहूं। और इसका जो डर था, इसकी पत्नी जो है नहीं चाहती थी कि मतलब सास उसकी या उसकी माँ जो है कोई ये ले आए, वो नहीं चाहती थी। जब भी उसके घर में ये चर्चा होती थी कि माँ को लाने की, तब उसके घर में झगड़ा स्वाभाविक था। मतलब इस बात की बहुत दूर तक झगड़ा चला जाता था कि आप अपनी माँ को यहाँ नहीं लाएंगे, आप जाइए, मिलने जाइए, कुछ करिए, बस लाइए मत। मैं ये नौकरी चाकरी, खाना पीना, ये सब मैं उनका नहीं कर सकती। जैसे क्रिटिकल बहुएं होती हैं, थोड़ी सी टफेस्ट, आजकल तो जानते हैं हर तरीके के लोग हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो जब गांव जाते थे तो उनकी माँ जब कहती थी कि बच्चा मुझे भी ले चल, तो जानते वो क्या कहते थे कि अम्मा अब तेरे लिए मैं पहले खटिया तो बनवा लूं, सोएगी कहाँ। कभी खटिया बनवा लूं, कभी जाड़ा आ रहा है तेरे लिए रजाई ले लूं, पहले इंतजाम कर लूं। ऐसे 2-4 बहाने जो हो सकते थे, वो जब जाते थे 2-4 महीने में, ऐसा बहाना करते थे। असल बात तो बताते ही नहीं थे कि प्रॉब्लम क्या है। असल बात जो थी उसके उलट बताते थे। तो बोले कि चूंकि माँ की जिद, जब जाता था तो 2-1 दिन रहता था तो चर्चा हो ही जाती होगी, तो ये धीरे धीरे जाने वाला जो टेनोर था वो लंबा करता चला गया कि घर जाएंगे फिर माँ जिद करेगी, फिर माँ जिद करेगी। तो ऐसे करते करते 3-4 महीने में जाने लगा, 7-8 महीने में जाने लगा। और जब भी अपने घर में चर्चा करे, पता नहीं कैसी उसकी पत्नी थी कि उस पर बर्दाश्त ही नहीं था उसको कि वो ले आए। ऐसे करते करते वो शहर से, मतलब उसकी गांव, जो उसकी माँ की इच्छा जो है वो पूरी नहीं कर पाया वो। और एक दिन उसकी माँ के मरने की सूचना आई। ऐसा 4-5 साल तक चला। फिर उसके बाद माँ बूढ़ी थी, मर गई। उस व्यक्ति को यह सदमा लगा, उसको इतना बड़ा सदमा लगा मरने के बाद कि अब जो ख्वाहिश थी माँ की वो भी साथ में चली गई। यह सोचकर उसको इतना सदमा लगा कि वो साइकोलॉजी का ही था,
साइकोलॉजिकल चीज़ों को समझता था लेकिन मेंटेन नहीं कर सका। वो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की थे। वो थोड़ा जैसे उसकी जो एक्टिविटी थी थोड़ी सी अलग होने लगी, बेपरवाह सा रहने लगा, बुझा बुझा सा रहने लगा, चुपचाप रहने लगा, मतलब इस तरीके से उसकी स्थितियां बनती चली गई। तो हम लोग उसको उत्साहित करते थे, अरे यार छोड़ो इन बातों को, ऐसा है वैसा। तो उसने कहा कि पराधीन सपने सुख नहीं। बोला जिस जिंदगी में जो जिंदगी किसी के अधीन हो जाए उसमें जिंदा रहने पे तो सुख है ही नहीं, सपने में भी सुख नहीं है। जो सपना जो कि सच नहीं होता उसमें भी सुख। उसने कहा कि मैंने अपनी मां के सपने को कुचला है, और यह कुचला है मैं सिर्फ अपनी पत्नी की पराधीनता के कारण, अधीनता के कारण, और मैं यह बात भुला नहीं पा रहा। इतना अंदर गहरा होता चला गया, बाद में वो पागल हो गए। वो मतलब जिसको हाफ माइंड बोलते हैं। तो अब ये तो उनकी कहानी हो गई, लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ, ये तो पराधीन सपने सुख नहीं। भाई अंग्रेजों की सत्ता कितनी भी खूबसूरत हो, लेकिन चूंकि उसमें अधीनता है, हम उनके अधीन हैं, इसलिए उनके सोने का चम्मच भी नहीं चाहिए। कभी आपने देखे होंगे कि स्वतंत्रता की जो खुशी, स्वतंत्रता में जो खुशी होती है, आप ये बात माने या ना माने, हम अपनी कोचिंग सेंटर चलाते हैं, जब चाहें आपको पढ़ाएं, जब चाहें टाइम रख दें। भाई आप लोगों से बातचीत कर लिया कि ये टाइम रख लेते हैं, मतलब एक वातावरण ऐसा बना सकते हैं, है ना। भले ही कई चीज़ें नहीं मिली होंगी, पता नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें तो स्वतंत्र ही रही होंगी ना हमारी ज़िंदगी में। क्या समझे? जिंदगियों की जो स्वतंत्रताएं हैं, अगर उस पर सत्ताएं इस तरह की हो जाएं, जो बाध्यताएं में बदल जाएं और हर हाल में आपको कीमत चुकानी हो, तो फिर सफोकेशन होता है। अंग्रेजी सत्ता उसी की परिचायक है। ऐसा नहीं था बाल गंगाधर तिलक भोजन नहीं करते थे, बाल गंगाधर तिलक जो है पठन पाठन में कोई दिक्कत था, बाल गंगाधर तिलक को आने जाने में कोई समस्या थी, लेकिन जो नैसर्गिक सिद्धांत था, जो होना चाहिए, जो अधीनता से विरक्त होकर स्वतंत्रता की जो मांग थी, या जो स्वतंत्रता की चाहत थी, और जो एक नेचुरल जस्टिस था, मतलब उसकी कमी थी। तो ऐसा नहीं है कि हम भोजन करते हैं, हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे से खाना खा रहे हैं, अच्छा सा भाषण दे रहे हैं, अच्छा सा लिख पढ़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत है हमको। दिक्कत है जब महंगाई देखते हैं, जब गरीबी देखते हैं, जब भूखमरी का इंडेक्स देखते हैं, जब अशिक्षा का हाल देखते हैं, जब बेरोजगारी देखते हैं, तो हमको लगता है यार है कष्ट। अब अगर हम ये सोचे कि हमको तो कोई कष्ट ही नहीं है, हम तो खा पी रहे हैं, हम तो टाई कोट लगा के रोज क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो बाल गंगाधर तिलक को क्या कमी थी? वो भी अच्छे कपड़े पहनते थे, वो भी पूजा पाठ करते थे, वो भी अच्छे खा पी रहे थे, वो भी हट्टे कट्टे थे, वो भी घूमते टहलते थे। तो अंग्रेजों की गुलामी से उनको क्या तकलीफ थी भाई? थी, नेचुरल जस्टिस नहीं था। क्योंकि सुबह शाम ये ख्याल आ ही जाता था कि हम गुलाम भारत में रहते हैं यार। हमारे प्लेट में हम सुबह 6:30 बजे नाश्ता कर चुके हैं आपको क्लास करने से पहले, लेकिन जब हम नाश्ता करते हैं तो हमको कहीं ना कहीं अनायास ख्याल आ जाता है कि भारत में 19 करोड़ लोग भूखमरी में हैं यार। परेशान कर देता है ये। 27 करोड़ लोग यार बीपीएल हैं, युवा बेरोजगार घूम रहा है। अब कोई कहेगा कि आप पगला गए हैं क्या? अरे आप पढ़ाते लिखाते हैं, पैसा कोई कमा रहे हैं, खा पी रहे हैं, आप क्यों टेंशन लेके घूम रहे हैं? क्या करें? नेचुरल जस्टिस।
ये जो अंदर हमने टार्च मार के अपने को देख लिया है, उसमें नेचुरल जस्टिस बार बार उबाल मारता है। जब रोटी निगलते हैं तो भुखमरी ध्यान आ जाती है। तो ऐसे बाल गंगाधर तिलक रहे होंगे कि जब सोचते हो कहते हैं यार ये सब तो है, लेकिन हम गुलाम क्यों हैं? क्यों भाई, हम गुलाम क्यों हैं? क्या हमारी कमजोरी है या अंग्रेजों की मजबूती है? अगर वो मजबूत हैं तो क्यों हैं, हम कमजोर हैं तो क्यों हैं? खोजो इसको। गीता रहस्य किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक ने। हाँ, संघर्ष क्या है? पांचों पांडवों ने किस बात की लड़ाई लड़ी? जब सब मार ही दिए गए तो किसकी सत्ता लिए वो? नेचुरल जस्टिस। ये तो ठीक नहीं है कि हम 5 गांव भी ना पाए। उनको वन में जाने से, उनको घूमने टहलने से, उनको भोजन करने से उनको कोई दिक्कत थी क्या? थी कोई दिक्कत? नहीं। लेकिन ख्याल आ जाता था कि यार हम इतने गए गुजरे हैं कि हम 5 गांव के भी हकदार नहीं हैं। बस हलक से पानी नहीं उतरता था। बस इसी पे अर्जुन का गांडीव और भीम का गदा उड़ जाता था। यही संघर्ष की कहानी हो जाती थी। कल ही हमने जनसत्ता के लिए एक लेख लिखा, सामाजिक अपसंस्कृति बनती भोजन की बर्बादी। यही हेडिंग, सामाजिक अपसंस्कृति बनती भोजन की बर्बादी। इस देश में ताजा उदाहरण 2022 का बताएं तो 83 करोड़ लोग आज अगर हम यहां खा पी के बोल रहे हैं तो भूखे बैठे हैं। 7.5 अरब की पॉपुलेशन में लगभग 1 अरब पॉपुलेशन भूखी बैठी हुई, रोटी की फिराक में। उनमें से 19 करोड़ हमारे ही देश में। और सबसे ज्यादा भोजन इस दुनिया में चाइना बर्बाद करता है। जानते हैं कितना? एक साल में 9.6 लगभग 10 लाख टन भोजन चाइना बर्बाद करता है। और लगभग 7 टन 6.7 लाख टन भोजन हम बर्बाद करते हैं। उसके बाद अमेरिका 1.93 बर्बाद करता है टन में, लाख टन। और सबसे ज्यादा एक साल में एक आदमी अगर भोजन बर्बाद करता तो ऑस्ट्रेलिया है। और एशियाई देशों में अगर जाएं तो हमारी हालत ठीक है, हम 50 पे हैं। बाकी अफगानिस्तान, ये वो, पाकिस्तान सब ज्यादा भोजन बर्बाद करते हैं। आप जरा सोचिए कि हमने ये कहा कि जिस देश में दुनिया का दूसरे नंबर का भोजन बर्बादी इंडिया में होता हो, और उस देश का अगर हंगर इंडेक्स 101 से 107वें पे जाता है तो कहीं ना कहीं भोजन की बर्बादी के लोग भी इसके जिम्मेदार हैं। हमने ये लाइन लिखा, हमने कहा होटल में पैसा चुका देने से भोजन की कीमत नहीं होती। भोजन उतना लो जितना खा सकते हो तो भोजन की कीमत होती है। लोगों ने आर्थिक कीमत लगा करके प्लेट में भोजन छोड़ दिया। और होटल में इतनी वैरायटीज हो गई, आप चले जाइए विवाह बारात में, इतनी वैरायटीज रहती है कि आप पूरी वैरायटी नहीं खाते होंगे। कई लोगों को कई चीजें पसंद नहीं है, कई खाते नहीं, कई पहुंच नहीं पाते, और बाद में सुबह तक जाके देखेंगे तो कितना भोजन बर्बाद हो चुका होता है। हमारे पार्टी जो हैं, उत्सव जो हैं, होटल जो हैं, जो तरह तरह के खान पान के तरीके बदल गए, इन सभी ने हमारे भोजन को बर्बाद कर दिया। आप चले जाइए, आप शाम को देखिए, आप किसी भी चौराहे पे चले जाइए, भीड़ भाड़ के थोड़े इलाके में, जहां चाउमीन की, मोमो की, चाट की या तमाम और खाने पीने की, पिज्जा बर्गर जो ठेलियां लगी होती हैं, लाइन लगा के लोग खा रहे होते हैं। शाम के 7-8 बजे भी जाके देखिए, और जबकि आप घर आएंगे तो वो खाना खाने का वक्त होता है। आपके हिस्से का घर 4 रोटी सब्जी जो भी बना है आपके घर में बना है, लेकिन आप पिज्जा बर्गर खा के आए हैं, 2 रोटी खाते हैं। जो 2 रोटी बच गई वो सुबह फेंकी जाती है, क्योंकि आप इतने रईस हैं कि सुबह क्यों खाएंगे। आप थोड़ी ना गरीब हैं कि कलेवा रख देंगे। बर्बाद कर दिया आपने वो भोजन। क्यों? तो ये जो भोजन की वैरायटीज आई, इसमें साम्यता नहीं आई।
यानी चाउमीन खाने के बाद आपने फोन किया कि आज मैं चाउमीन खा रहा हूं, घर में खाना नहीं खाऊंगा। खाना बन चुका होता है, जब कहते हैं आओ खाना खा लो तो कहते हैं आप मेरा खाना खाने का मन नहीं है। खाना बनने से पहले बताओ ना खाना खाने का मन नहीं है। जब लोग घर में पूछते हैं कितना रोटी खाओगे तो हम कहते हैं वो सही पूछते हैं, बताओ ना कितना रोटी खाओगे। हर आदमी से पूछो तुम कितना खाओगे आज। उसने कहा 2 रोटी, उसने कहा 3 रोटी, कितना 20 रोटी बनाओ बस। 1 रोटी कम खा लोगे तो सुबह तक जिंदा रहोगे, लेकिन 2 रोटी बर्बाद हुई तो 19 करोड़ लोग भूखे रह जाएंगे। अब आप जरा ये सोचिए कि ये संवेदनशीलता अगर घट जाती है तो फिर उन भूखों के लिए रोटी का इंतजाम कौन करेगा? यह संवेदनशीलता से काम चलेगी? नहीं चलेगा। जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति गरीब है, मजदूर है, फलाना है, परेशान है, आप जाइए डांस से कार्यक्रम देखिए, गाने का देखिए, जब वो अपनी गरीबी की कहानी बताते हैं तो आप कितना जजेस हो या ऑडियंस हो, आप हो कितना संलग्न हो जाते हैं। यानी गरीबी में कहीं ना कहीं नेचुरल जस्टिस से छुपा है कि यार इसके साथ बहुत अन्याय हुआ, और हम अपने साथ हुए जस्टिस को मान लें कि सबसे बड़ा जस्टिस। अरे भाई आपके साथ ईश्वर की कृपा रही होगी, आपकी मेहनत है, आप सफल हो गए, लेकिन ये ड्यूटी यहीं खत्म नहीं होती है। देखो कृष्ण ने गीता उपदेश दिया, अर्जुन को जो उपदेश दी गीता का उपदेश, और बाल गंगाधर ने गीता का रहस्य लिखा कि भैया जो इसका रहस्य वो तुम भी समझ लो। क्या समझे? रहस्य की बड़ी बात तो यही है कि नैसर्गिक सिद्धांत की बात करो यार। हाँ, कंस ने बार बार कृष्ण को मारने की कोशिश की, लेकिन कंस कृष्ण का बार बार जीवित रहना उनका राइट था ना, कि पूतना को भेज दिए मर जाएं, कोई राक्षस भेज दिए काहे मरें, जिंदा रहना हमारा राइट है। भूखमरी आ जाए हम मर जाएं, कोरोना आ जाए हम मर जाएं, गरीबी आ जाए हम मर ना, ये मेरा राइट है जिंदा रहना। और ये राइट तब पूरा होता है जब हमारे आसपास संवेदनशीलता होती है। क्या समझे? तो आजादी के प्रति अगर हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनकारियों में संवेदनशीलता न बची होती तो खाने पीने में कोई कमी थी क्या? राजकोट में गांधी जी भी तो वकालत करते थे, अफ्रीका वकालत ही करने तो गए थे, अब्दुल्ला का मुकदमा ही तो लड़ने गए थे, उसका लड़के दूसरे का लड़ते, तीसरे का लड़ते। नटाल में, जोहानिसबर्ग में, डरबन में, कहीं पर भी घर और बना लेते, अपना आराम से रहते। रहे तो 40-42 साल की उम्र में आए थे लौट के। भाई 2015 में आए थे कि नहीं? तब हो गए थे ठीक ठाक उम्र, 2 दशक बिता के तो आए थे अफ्रीका में। आराम से बीवी बच्चे पालते, खाते पीते पड़े रहते। नहीं, पराधीन सपने सुख नहीं, वो नेचुरल जस्टिस। क्या समझे? हवाई जहाज से वही क्यों चले, आप क्यों नहीं? इसलिए कि आप गरीब हैं तो अमीर बनिए। अमीर कैसे बनेंगे? मेहनत कीजिए, मेहनत में कोई रुकावट आए तो उस अड़चन को दूर कीजिए। अगर आप ना दूर कर सके तो संवेदनहीनता नहीं होनी चाहिए, आसपास के लोग दूर करने में मदद करें। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो आपको पढ़ाना चाहिए। अगर हम समझदार हैं तो भोजन की बर्बादी रोकने के लिए सरकार को बताना चाहिए। अगर हम समझदार हैं तो 19 करोड़ जो भुखमरी के कगार में देश में हैं उनके लिए चिंता होनी चाहिए। 27 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उसके प्रति चिंता होनी चाहिए। अरे खा पी के तो एक दिन हमको भी पता है 10, 20, 25 साल में निकल लेंगे, लेकिन किस चिंता के साथ निकले, किस दर्शन के साथ निकले, कौन सा बीज बो के गए? आम का पेड़ लगाया था कि बबूल को छिड़क के गए थे? यहां पे हमारे पुरखे जो पेड़ लगाए थे उसके आम का बगिया आज भी लहलहा रही है। ये हमारी ड्यूटी है कि अगर पेड़ बूढ़ा होकर गिर जाए तो उसकी जगह एक पेड़ आप लगा दीजिए, क्योंकि आपकी पीढ़ियां इतराएं कि हमारे पुरखे भी हमारे लिए कलमी आम लगा के गए थे। सिर्फ आचमन करता, चाट लेना आइसक्रीम की तरह जिंदगी ये नहीं होती है।
जिंदगी जूझने के लिए होती है। बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया? मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इससे क्या मैसेज गया? क्या गया बताइए? इससे जूझने की कला का विकास हुआ। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं कि आप संकल्प लो कि हम इतनी पढ़ाई करेंगे कि हम 2023-24 में अपना रास्ता बना ले जाएंगे। कसम तो खाओ एक बार अपनी मां की, देखो फिर जूझने की कला। अशोक ने मां की कसम खाई, महान राजा बन गया। क्या समझे? कसम में बड़ी ताकत होती है। दशरथ ने कैकेयी को सिर्फ वचन दिया था, पूरा रामायण बदल गया था। पूरी राम की कहानी रातों रात बदल गई। जो राम सुबह राजा बनते वो 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। और एक क्या था? एक कसम। और समझो जरा कि अपनी पत्नी की कसम थी। कसम चाहे पत्नी को दो, चाहे बाप को दो, चाहे भाई को दो, चाहे मां को दो, चाहे बच्चे को दो, चाहे किसी को दो, जूझ गए उसी पे। राम ने कहा कि पिताजी का संकल्प है, पूरा कैसे नहीं होगा? 14 वर्ष का वनवास तो यूं कट के आ जाएगा, लेकिन चक्रवर्ती पिता का जो वैभव है, जो साख है, वो थोड़ी ना मिट्टी में मिलने देंगे। फिर हो गया रामायण। राम बन नहीं जाते तो रामायण बनता नहीं। फिर दुर्योधन वो मान जाता कि तुम ही राजा बनो, तो किस बात का महाभारत था? रचनाएं रची जाती हैं और घटनाएं घटती हैं, और घटनाएं घटेंगी तो रचनाकार रचेगा। तो घटना क्या घटी? औपनिवेशिक सत्ता। रचना क्या लिखी गई? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक ने। बोले अब लेके रहेंगे, हम रहें ना रहें, आजादी तो चाहिए। बाल गंगाधर तिलक निकल गए 1 अगस्त 1920 को। निकल गए कि नहीं? अरे यार, जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू कर रहे थे उसी दिन तो चले गए थे, चले गए स्वर्ग। लेकिन क्या दे के गए थे? स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। गांधी को दे के गए, चंद्रशेखर आजाद को बोले होंगे यार लड़ो, तुम लोग लड़ो, कभी तो कमजोर होंगे ये, लड़ते रहना, परेशान मत हो, लड़ो लड़ो, इन अंग्रेजों से लड़ते रहना, पीछे मत हटना, लड़ते रहना। हमारी उम्र भले ही हमारे हिस्से में उतनी नहीं रही, लेकिन तुम लोग जो जवान हो, युवा हो, जो जितना जिंदा है, लड़ते ही रहना, लड़ते ही रहना। एक दिन इनकी कमजोर कड़ी मिलेगी, उसमें मार देना हथौड़ा, भारत आजाद हो जाएगा। और वो हथौड़ा 15 अगस्त 47 को लगी गया। हाँ, तब तो इतना बड़ा ये शब्द में बच्चा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन छुपा हुआ है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। अच्छा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़े से आपको चुलबुलाहट हो रही है कि नहीं हो रही है? तो सोचिए कि जब बताने पे ये हाल है तो उस जमाने में क्या हाल रहा होगा। हमने क्या कहा? इतिहास कभी भी रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन नहीं रहा है, और आज भी नहीं है। रंग भी बदला है, स्वाद भी बदला है, और उसका गंध भी बदला है, बस दूसरे टाइप का हुआ है। उस जमाने में औपनिवेशिक सत्ता का गंध थी, आज आजाद भारत की। लेकिन फिर भी कठिनाइयां किसी न किसी एंगल से जहां पे हैं, चिंतन और दर्शन आगे बढ़ते रहेंगे। नैतिकता की जरूरत हर युग में थी, आज भी जरूरत। नैसर्गिकता की जरूरत हर युग में थी, आज भी जरूरत। आध्यात्मिकता के बगैर कोई युग नहीं रहा, और आज भी है। और सामाजिकता को तो आप हटा ही नहीं सकते। और आर्थिकता का जो पहलू है वो भी इसका एक बड़ा माध्यम है। लेकिन केवल एक संयोजन को बड़ा कर देंगे तो बाकी असंयोजित हो जाएंगे।